हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष यूजीसी नेट जॉब चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और उनको कब यूज़ किया जाता है, कौन सी कंडीशन में हम इनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जब हम पढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड रिसर्च, तो वो पढ़ने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए नॉन पैरामेट्रिक एंड पैरामेट्रिक टेस्ट की, कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करें और कैसा होना चाहिए जब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है और कब कब हम इनको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट की कुछ सर्टेन अजम्पशंस होती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जो अगर वो फॉलो होती है तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में हम पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि टी टेस्ट, अनोवा या फिर रिग्रेशन। और अगर वो अजम्पशंस फॉलो नहीं होती तो ऐसी सिचुएशन में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैन विटनी टेस्ट, क्रूसाल-वालिस एंड काई-स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की कौन कौन सी अजम्पशंस होती है। सबसे पहली अजम्पशन होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डेटा है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, राइट। और अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये जो आप कर्व देख पा रहे हो, ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, एक बेल शेप्ड कर्व है। तो जनरली हम पॉपुलेशन को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही कंसीडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पीक देखने को मिल रहा होगा, राइट। ये जो लाइन है यहाँ पे एक पीक आपको दिख रहा होगा, यानी कि मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे बीच में ही फॉल होती है। उसको हम मीन या फिर एवरेज कंसीडर करते हैं। इसको हम IQ टेस्ट से समझ सकते हैं, यानी कि ज़्यादातर लोगों का IQ कितना होता है, 80 से 100 के बीच होता है, राइट। एवरेज IQ 80 से 100 के बीच में होता है। बहुत कम लोग होते हैं, 1 से 2% जो इन एक्सट्रीम्स पे फॉल करते हैं। जो आप लास्ट में दोनों लाइंस देख रहे हो, यहाँ पे ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, तो यहाँ पे 1 से 2% लोग हार्डली फॉल करते हैं, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग जिनका IQ 140 अराउंड होता है, जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर माने जाते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा कम IQ वाले लोग जो 40, 30, 50 जिनका IQ इतना होता है, यानी कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल पर्सन होते हैं, वो इस एक्सट्रीम पे फॉल करते हैं। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम डेटा बीच में फॉल करता है, उनको हम एवरेज या फिर मीन मान के चलते हैं, राइट। तो ये होता है एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पैरामेट्रिक टेस्ट की ये अजम्पशन होती है कि डेटा है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, बीच में फॉल करना चाहिए, राइट। यानी कि मैक्सिमम लोग या फिर एवरेज पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। वही अगर ये अजम्पशन फुलफिल नहीं होती तो ऐसी स्थिति में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं, यानी कि अगर डेटा एक्सट्रीम्स पे फॉल कर रहा है, एवरेज नहीं है, राइट, सिर्फ कुछ लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ लिमिटेड लोगों को ही अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और हम उसमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करेंगे। दूसरी अजम्पशन होती है डेटा टाइप। डेटा टाइप पैरामेट्रिक टेस्ट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए, यानी कि इंटरवल या फिर रेशियो स्केल फॉलो करना चाहिए। और वहीं पे नॉन पैरामेट्रिक कैटेगरिकल डेटा या फिर डिस्क्रीट डेटा यूज़ करती है, राइट। इसमें ऑर्डिनल या फिर रैंक डेटा होना चाहिए। तो एक बार ये भी देख लेते लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। तो लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में 4 तरह के स्केल होते हैं, 4 लेवल होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। तो नॉमिनल स्केल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे हम डेटा को नेम करते हैं, ठीक है। जैसे आई का कलर हो गया, ठीक है, ब्राउन आइज या फिर ब्लू आइज, या फिर जेंडर को हमने मेल या फीमेल 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ओके। उसके बाद जो ऑर्डिनल डेटा होता है उसमें नॉमिनल डेटा की भी प्रॉपर्टी होती है और उसके अलावा इसकी खुद की भी प्रॉपर्टी। इसकी खुद की प्रॉपर्टी क्या, यानी कि ये डेटा को ऑर्डर दे सकता है, रैंक दे सकता है। अगर किसी पर्सन के 80 मार्क है, दूसरे के 70 है, तीसरे के 65 है, तीसरी पर्सन की 65 है, फिर 62 है, तो ये यहाँ पे ऑर्डर दे सकता है, इनको रैंक दे सकता है, यानी कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, राइट। उसके बाद आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में
नॉमिनल और ऑर्डिनल की प्रॉपर्टी तो रहेगी, साथ के साथ एक और प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी इसकी, वो रहेगी कि ये जो डेटा आप देख रहे हो, जो रैंक डेटा देख रहे हो, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी यहाँ पे ये बता सकता है, राइट। इनके बीच का डिफरेंस भी इंटरवल डेटा बताएगा। उसके बाद आता है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में एक और, ये सबसे हाईएस्ट स्केल होता है मेजरमेंट का, ये एब्सोल्यूट जीरो को, एब्सोल्यूट जीरो वाली प्रॉपर्टीज में होती है। एब्सोल्यूट जीरो यानी कि अगर मैं कहूँ कि किसी पर्सन में कि जीरो वेट है, जीरो वेट का क्या मतलब है, यानी कि कोई वेट ही नहीं है, वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट। तो रेशियो स्केल में नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल, इन तीनों स्केल्स की प्रॉपर्टी होती है, प्लस एब्सोल्यूट जीरो बेस में माना जाता है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सी एजम्पशंस, कौन सी रिक्वायरमेंट होती है पैरामेट्रिक टेस्ट की, कि डेटा है जो कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस यानी कि इंटरवल एंड रेशियो स्केल के थ्रू मेजर्ड होना चाहिए। वही नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में ऑर्डिनल एंड रैंक डेटा चल जाएगा, ओके। यानी कि उनके बीच का डिफरेंस रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर हम सिर्फ रैंक बताएंगे कि कौन सा पर्सन फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, तो हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद बात करते हैं सैंपल की, सैंपल साइज की। पैरामेट्रिक टेस्ट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि सैंपल साइज लार्ज होना चाहिए, सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, राइट। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतनी ही एक्यूरेसी रहेगी स्टैटिक्स में, रिजल्ट्स में। अगर ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं रहती, लार्ज डेटा नहीं होता, डेटा का साइज स्मॉल होता है, जैसे लेस देन 30, ठीक है, जैसे डेटा लेस देन 30 है, सैंपल 30 से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस यानी कि डेटा कैसा है, ठीक है, यानी कि होमोजेनिटी फॉलो करते हैं फिर नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे को 10 से 11 साल वाले बच्चों का IQ देखना है, ठीक है, तो मुझे 10 से 11 साल वाले ही एवरेज बच्चे चाहिए। ये नहीं कि उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा मेरे ग्रुप का 10 साल का है, एक उसके बाद फिर मैंने 20 साल वाला सैंपल उठा लिया, फिर उसके बाद 30 साल वाला, राइट। बहुत ज़्यादा डिविएशन नहीं होना चाहिए। तो डेटा की होमोजेनिटी भी ये अज्यूम करता है। अगर होमोजीनियस डेटा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि कौन से टेस्ट कब यूज़ होते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सी कंडीशन में यूज़ होता है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कब यूज़ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टी टेस्ट। टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल्स का। टी टेस्ट कब यूज़ होता है? कंपेयरिंग मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। जब हमें दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के बीच में मीन कंपेयर करना होता है तो हम टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल्स वाला यूज़ करते हैं। तो एक बात और बता दूं कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें हम मीन कंपेयर करते हैं। मीन कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली होता है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है वो। और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है, राइट। वहाँ पे स्क्यू डेटा होता है, एक्सट्रीम्स पे फॉल करता है वहाँ पे स्कोर। इस वजह से वहाँ पे हम मीडियन यूज़ करते हैं, ना कि मीन यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे टी टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल्स की जब बात करेंगे तो ये कब यूज़ होता है? व्हेन कंपेयरिंग मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। अगर वहाँ पे पैरामेट्रिक टेस्ट की जो असम्पशंस है वो फुलफिल नहीं हो रही तो हम उसका अल्टरनेटिव नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज कर सकते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कौन सा रहेगा? मैन विटनी यू टेस्ट। इसमें हम दो इंडिपेंडेंट ग्रुप का मीडियन कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मीन कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे मीडियन कंपेयर कर रहे हैं, राइट। उसके बाद टी टेस्ट पेयर्ड सैंपल का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? टी टेस्ट पेयर्ड सैंपल का कब यूज़ करेंगे? व्हेन कंपेयरिंग मीन्स ऑफ द सेम ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। यानी कि हम सिर्फ एक ग्रुप पे ही रिसर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें किसी ग्रुप पे ड्रग का इफेक्ट देखना है, ठीक है, हमें किसी ग्रुप पे ड्रग का इफेक्ट देखना है, तो हमने एक बार तो ड्रग देने से पहले सैंपल लिया, ठीक है, एक बार ड्रग देने के बाद आफ्टर इफेक्ट उसका देखा, यानी कि प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट्स हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनके मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयरिंग मीन्स ऑफ द सेम ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। तो ये किस में होता है? पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में। वही इसका नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव कौन सा होगा? विल्कोक्स साइन रैंक टेस्ट। यहाँ पे हम मीडियन कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग मीडियन ऑफ द सेम ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं वन वे अनोवा की। तो वन वे अनोवा कब यूज़ करते हैं?
जब हमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को कंपेयर करना होता है। कंपेयरिंग मींस अमंग 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। इसका नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव क्या होगा? क्रूचार होलिस टेस्ट, राइट। तो यहाँ पे हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट ग्रुप के मीडियन को कंपेयर करेंगे, राइट। उसके बाद रिपीटेड मेजर अनोवा। तो यहाँ पे तो मल्टीपल ग्रुप्स को, अलग अलग ग्रुप्स को लेके चल रही थी, मल्टीपल इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को लेके चल रही थी, यानी कि अलग अलग ऑब्वियसली, ठीक है। तो रिपीटेड मेजर में हम सेम ही ग्रुप को अगर मल्टीपल टाइम्स पे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग मीन्स ऑफ द सेम ग्रुप ओवर मल्टीपल टाइम पॉइंट, तो ऐसे स्थिति में हम अनोवा, रिपीटेड मेजर अनोवा यूज करेंगे। इसी का नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव कौन सा होगा? फ्राइडमैन टेस्ट, ओके। तो यहाँ पे हम मीडियन कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग मीडियंस ऑफ द सेम ग्रुप ओवर मल्टीपल टाइम पॉइंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं पियर्सन कोरिलेशन की। नॉन पैरामेट्रिक में पियर्सन कोरिलेशन कब यूज करते हैं? मेजरिंग द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, ठीक है, बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेरिएबल। वहीं पे इसका नॉन पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव क्या होगा? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो नाम में रैंक लग रहा है, ठीक है, यानी कि रैंक डेटा यहाँ पे चलेगा, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आएगा, ठीक है। मेजरिंग मोनोटोनिक रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये थे पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कब होते हैं, क्या उनकी अजम्पशंस होती है और कौन सी कंडीशन में हम पैरामेट्रिक यूज करते हैं, और जब वो कंडीशंस, वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती तो उस स्थिति में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे नॉन पैरामेट्रिक एंड पैरामेट्रिक टेस्ट और वो कब यूज किए जाते हैं।